कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां दिन में सूरज जमीन को इस कदर झुलसा देता है कि वहां नंगे पैर चलना लगभग नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल। और उसी रात पारा इतना गिर जाए कि हाड़ कंपा देने वाली ठंड लगने लगे। हाँ, एक ऐसा परिदृश्य जहां लोग बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन फिर अचानक हजारों किलोमीटर दूर किसी विदेशी समुद्र में उठा एक तूफान ये तय करता है कि यहाँ के किसानों के खेत में मतलब सोना बरसेगा या नहीं। सही कहा। देखिए, भूगोल को लेकर अक्सर एक आम धारणा होती है ना कि ये महज नक्शों को रटने और जगहों के नाम याद करने का एक उबाऊ विषय है। है ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं। लेकिन जब भूगोल की गहराइयों में उतरा जाता है तो पता चलता है कि ये पूरी तरह से विज्ञान, भौतिकी और प्रकृति के अचूक गणित पर आधारित एक बेहद रोमांचक कहानी है। बिल्कुल। ये एक बहुत विशाल और जटिल तंत्र है। हवाओं की दिशा, पहाड़ों की ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो किसी भी जगह के पूरे जीवन चक्र को तय करता है। और आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के वैज्ञानिक रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है राजस्थान की जलवायु। जी, और इसके लिए हम एक बहुत ही शानदार 13 स्लाइड वाले विस्तृत PDF नोट्स का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अक्सर ये विषय सिरदर्द बन जाता है क्योंकि वे तथ्यों को रटने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये है कि हम इस क्लास में इन तथ्यों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझेंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बार लॉजिक समझ आ गया ना तो जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। ये एक बेहतरीन दृष्टिकोण है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ये समझ में आ जाता है कि कोई मौसमी घटना क्यों घट रही है तो वह तथ्य दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड पर आते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम जलवायु शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है। हाँ, अक्सर लोग मौसम, जलवायु और मानसून को एक ही तराजू में तौल देते हैं, जो कि तकनीकी रूप से सही नहीं है। बिल्कुल, नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जलवायु किसी स्थान की 30 से 35 वर्षों की दीर्घकालीन औसत मौसमी दशाओं को कहते हैं। और दूसरी तरफ मौसम कुछ घंटों या दिनों का अल्पकालिक परिवर्तन है। और मानसून का अर्थ है साल में 2 बार हवाओं की दिशा में होने वाला पूर्ण बदलाव। इसके साथ ही ऋतुओं का चक्र भी है, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। इसे समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मनोवैज्ञानिक उदाहरण आ रहा है। अच्छा, बताइए। जरा सोचिए, मौसम इंसान के आज के मूड की तरह है। हो सकता है कोई आज बहुत खुश हो लेकिन कल किसी बात पे उदास हो जाए। ये मौसम है। अरे वाह, ये बहुत सटीक है ना? लेकिन जलवायु उस इंसान की पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व है। एक इंसान स्वभाव से शांत है, ये गुस्सैल, ये रातों रात नहीं बनता, इसे बनने में सालों लगते हैं। ठीक इसी तरह राजस्थान की पर्सनालिटी उसकी जलवायु है। बिल्कुल। और इसी जलवायु के ढांचे के भीतर ये मुख्य ऋतुओं का चक्र चलता है। अब अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 2, जहां जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की गई है। हाँ, अक्षांशीय विस्तार जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में आता है, और समुद्र से दूरी और धरातलीय स्वरूप। लेकिन देखिए, इन सब के बीच एक कारक ऐसा है जो पूरी कहानी का मुख्य विलन है, या शायद मुख्य नायक है। आप अरावली पर्वतमाला की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और दिशा। कहा जाता है कि राजस्थान में कम बारिश का सबसे बड़ा कारण यही पहाड़ है, क्योंकि ये मॉनसून की हवाओं के समानांतर यानी पैरेलल है। यहीं से भूगोल का असली विज्ञान शुरू होता है। जब दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आती हैं तो अरावली उनके रास्ते को मतलब रोकता ही नहीं है। जी हाँ, वो उन हवाओं की दिशा के ठीक साथ साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सीधा खड़ा है। बारिश होने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि नमी भरी हवाएं किसी ऊंचे अवरोध से टकराकर ऊपर उठें, जिसे हम कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं, राइट? बिल्कुल, हवाएं ठंडी हों और फिर बरसें। लेकिन यहाँ हवाओं को कोई अवरोध मिलता ही नहीं है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। भले ही अरावली हवाओं के समानांतर है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही विशाल पहाड़ है। क्या इतने बड़े पहाड़ के वहां मौजूद होने से हवाओं में थोड़ा बहुत भी घर्षण या टर्बुलेंस पैदा नहीं होता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। घर्षण निश्चित रूप से होता है, लेकिन यहाँ 2 पेचीदगियां हैं।
पहली बात, अरावली की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है। हिमालय जैसी कोई गगनचुंबी दीवार नहीं है। सही कहा। और दूसरी बात जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है हवाओं का ओरोग्राफिक लिफ्ट न हो पाना। ओरोग्राफिक लिफ्ट मतलब हवाओं का पहाड़ के सहारे ऊपर उठना। हाँ, समानांतर होने के कारण हवाएं पहाड़ के किनारों से रगड़ खाकर बिना पर्याप्त ऊंचाई तक उठे ही आगे खिसक जाती हैं। नमी को बारिश में बदलने के लिए जिस भारी लिफ्ट की जरूरत होती है वो बन ही नहीं पाती। कमाल है, मतलब पहाड़ तो वहां सीना ताने खड़ा है, लेकिन वो हवाओं के लिए किसी स्पीड ब्रेकर का काम नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सड़क के बीच बने एक डिवाइडर की तरह है, जिसके अगल बगल से गाड़ियां यानी हवाएं बिना अपनी रफ्तार कम किए सीधे गुजर जाती हैं। एकदम सही एनालॉजी है। और इसी वजह से राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूखा रह जाता है। और इस सूखेपन का सीधा असर वहां के तापमान पर पड़ता है। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 3, राजस्थान की जलवायु के चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम्स। हाँ, यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। सबसे गर्म महीना जून है और सबसे शुष्क महीना अप्रैल है। और सबसे गर्म स्थान फलौदी बताया गया है और सबसे गर्म जिला चूरू है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास है। वो तापांतर वाला ना। हाँ, नोट्स बताते हैं कि दैनिक तापांतर यानी एक ही दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर सबसे ज्यादा जैसलमेर में है, जबकि वार्षिक तापांतर यानी पूरे साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे दिन के बीच का अंतर चूरू में सबसे ज्यादा है। दोनों जगह रेगिस्तानी है। फिर ये फर्क क्यों? एग्जैक्टली, ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम में छुपा है। पहले जैसलमेर को देखते हैं। जैसलमेर का बड़ा हिस्सा रेतीले धोरों से ढका है। सैंड ड्यून्स? हाँ, भौतिक विज्ञान कहता है कि रेत की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि रेत बहुत तेजी से ऊष्मा सोखती है और उतनी ही तेजी से छोड़ भी देती है। अच्छा, तो दिन में सूरज निकलते ही जैसलमेर की रेत भट्टी की तरह उबलने लगती है? बिल्कुल, तापमान 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, रेत सानी गर्मी वापस छोड़ देती है और रात होते होते तापमान 15 डिग्री या उससे भी नीचे गिर जाता है। 24 घंटे के भीतर ये जो 30 डिग्री का उतार चढ़ाव है, यही दैनिक तापांतर है। एकदम सही। समझ गया। यानी ये पूरा खेल रेत के जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होने के स्वभाव का है। लेकिन फिर चूरू के साथ क्या अलग हो रहा है? वहां वार्षिक अंतर क्यों ज्यादा है? चूरू की भौगोलिक स्थिति इसका कारण है। चूरू में वनस्पति लगभग न के बराबर है। पथरीली जमीन का भी प्रभाव है और सबसे बड़ी बात, ये समुद्र के समकारी प्रभाव से बहुत दूर है। मॉडरेटिंग इफेक्ट से दूर है। हाँ, वहाँ कोई बड़ा जलाशय या झील भी नहीं है जो तापमान को स्थिर रख सके। गर्मियों में कोई नमी नहीं होती जो जमीन को ठंडा रख सके, इसलिए वहाँ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है। और सर्दियों में? सर्दियों में जब उत्तरी हवाएं चलती हैं तो उन्हें रोकने के लिए भी कुछ नहीं होता, जिससे वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। पारा शून्य से नीचे चला जाता है। इसलिए जनवरी की जमा देने वाली ठंड और जून की झुलसा देने वाली गर्मी के बीच का जो फासला है वो चूरू में सबसे बड़ा होता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। इसके बाद तो स्टूडेंट्स को रटने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 4, ग्रीष्म ऋतु और स्थानीय पवनें। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जो गर्मी का चरम होता है। हाँ, और इस दौरान 3 अलग-अलग तरह की हवाओं का जिक्र मिलता है: भभूलिया, लू और आंधियां। भभूलिया धूल भरी आंधी या एक छोटा चक्रवात है जो बीकानेर में सबसे अधिक आता है। और लू एक गर्म और शुष्क हवा है जो बाड़मेर की तरफ ज्यादा महसूस होती है। लेकिन एक दिलचस्प बात देखिए, आंधियां नमी युक्त बताई गई हैं, जो श्रीगंगानगर में साल में सबसे ज्यादा 27 दिन आती हैं, जबकि झालावाड़ और अजमेर में सबसे कम केवल 3 दिन। इन तीनों के बीच का अंतर वहां की स्थानीय परिस्थितियों से पैदा होता है। लू एक क्षेत्रीय मौसम प्रणाली है। यह थार के मरुस्थल के ऊपर बनने वाले लो प्रेशर के कारण लगातार बहने वाली सूखी हवा है। और भभूलिया? भवंडा एक बहुत ही स्थानीय संवहनीय बवंडर है। जब किसी एक छोटे से इलाके की जमीन अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वहां की हवा तेजी से ऊपर उठती है और आसपास की हवा उस खाली जगह को भरने के लिए गोल गोल घूमते हुए दौड़ती है, जिससे धूल का बवंडर बन जाता है ना? बिल्कुल सही। तो फिर श्री गंगानगर में आने वाली आंधियों में नमी कहाँ से आ जाती है?
वो भी तो गर्मी में ही आ रही हैं। यहीं पर इंसान का दखल दिखता है। श्री गंगानगर राजस्थान के एकदम उत्तरी हिस्से में है, जहां नहरी सिंचाई का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ओह, जैसे इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर। हाँ, वहाँ खेतों में पानी होता है। जब तेज हवाएं उस इलाके से गुजरती हैं तो वे जमीन और वनस्पतियों से नमी सोख लेती हैं। इसलिए वहाँ की आंधी सिर्फ सूखी धूल नहीं होती, उसमें नमी भी होती है। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक बन सकती है एग्जाम्स के लिए। श्री गंगानगर उत्तर में है, सिंचाई और पानी की प्रचुरता है, इसलिए वहां की आंधी नमी वाली है। बिल्कुल। और क्योंकि बीकानेर पूरी तरह से सूखा है, इसलिए वहां सूखी धूल का गोल चक्रवात भभूलिया बनता है। इस तरह से लॉजिक जोड़ने से तथ्य कभी नहीं भूलते। सही बात है। गर्मियों की इस भयंकर तपिश के बाद स्वाभाविक रूप से हर किसी की नजर आसमान की तरफ उठती है, बारिश की उम्मीद में। तो अब अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 5, वर्षा ऋतु। जी, जिसकी अवधि जुलाई से सितंबर तक मानी जाती है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। आर्थिक समीक्षा कहती है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश 15 जून को होता है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार ये तारीख 25 जून है। ऐसा क्यों? ये विरोधाभास सिर्फ दृष्टिकोण का है। आर्थिक समीक्षा का नजरिया कृषि से जुड़ा है। किसानों के लिए मॉनसून की शुरुआत तब मानी जाती है जब मॉनसून से ठीक पहले वाली अनुकूल हवाएं चलने लगती हैं, ताकि वे खेतों की जुताई कर सकें। हाँ, लेकिन मौसम विभाग पूरी तरह से वैज्ञानिक पैमानों पर चलता है। जब तक हवा के दबाव, नमी के स्तर और लगातार बारिश के तकनीकी पैरामीटर्स पूरे नहीं होते, वे आधिकारिक घोषणा नहीं करते। इसलिए ये 10 दिन का अंतर दिखाई देता है। बहुत दिलचस्प। यहाँ कुछ भारी भरकम तकनीकी शब्द भी दिए गए हैं, जैसे दोगड़ा, मानसून प्रस्फोट और मानसून प्रतिच्छेदन। ये शब्द सुनने में जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनकी प्रक्रियाएं बहुत आम हैं। दोगड़ा असल में मानसून से ठीक पहले होने वाली हल्की बौछारें हैं, जिन्हें प्री मानसून शावर्स कहते हैं। और मानसून प्रस्फोट मतलब मानसून बर्स्ट। हाँ, जुलाई के महीने में अचानक भारी बारिश का शुरू होना। और प्रतिच्छेदन या ब्रेक सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर अगस्त-सितंबर में लगातार बारिश के बाद अचानक 10-15 दिनों के लिए बारिश बिल्कुल रुक जाती है। आसमान साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब मानसून की जो ट्रफ रेखा है वो अपनी सामान्य स्थिति से खिसककर हिमालय की तलहटी की तरफ चली जाती है। इसी अवधि के दौरान वाष्पीकरण का भी एक दिलचस्प आंकड़ा है। न्यूनतम वाष्पीकरण डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दर्ज होता है और सर्वाधिक जैसलमेर में। जाहिर है, जैसलमेर में सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा है और हवा इतनी सूखी है कि जो भी पानी बरसता है वो तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है। वाष्पीकरण के लिए हवा का सूखापन भी जिम्मेदार होता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 6। मानसून के बीच जाने के बाद जो समय आता है, अक्टूबर-नवंबर शरद ऋतु का समय है, जिसे मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून के लौटने का समय कहा जाता है। और इसमें एक अजीब सी घटना का जिक्र है, जिसे कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट कहा जाता है। ये कार्तिक हीट क्या है? जब मानसून लौट रहा होता है तो आसमान से बादल छट जाते हैं और तीखी धूप सीधे जमीन पर पड़ने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, जमीन अभी पूरी तरह से गीली है। अच्छा, तो जब तीखी धूप गीली जमीन पर पड़ती है तो भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। बिल्कुल, जिससे हवा में भयानक उमस और गर्मी पैदा होती है। ये चिपचिपी और पसीना लाने वाली गर्मी ही कार्तिक हीट कहलाती है। और इसके बाद नवंबर में जो हल्की ठंड शुरू होती है उसे गुलाबी सर्दी का नाम दिया गया है। लेकिन असली ठंड तो दिसंबर से फरवरी तक होती है, जहां शीत लहर का प्रकोप देखने को मिलता है। नोट्स बताते हैं कि ये ठंडी हवा कैस्पियन सागर और हिमालय की तरफ से आती है, जिसका असर चूरू, सीकर और बीकानेर पर पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच पूरे पीडीएफ का सबसे बड़ा आहा मोमेंट एक छोटे से बॉक्स में छिपा है, जिसे मावठ कहा जाता है। मावठ सच में प्रकृति का एक चमत्कार है। ये शीतकालीन वर्षा है, लेकिन ये मानसून का हिस्सा नहीं है। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है और रबी की फसल, विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। जी, लेकिन एक आम स्टूडेंट के लिए यह समझना मुश्किल है कि भूमध्य सागर, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां का तूफान राजस्थान के खेतों में कैसे बारिश कर सकता है। यही ग्लोबल वेदर सिस्टम की ताकत है। सर्दियों में भूमध्य सागर के ऊपर चक्रवात बनते हैं। उसी समय वायुमंडल की ऊपरी परतों में जेट स्ट्रीम नाम की बेहद तेज हवाएं
पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही होती है। तो ये चक्रवात इन जेट स्ट्रीम हवाओं के रथ पर सवार हो जाते हैं? बिल्कुल, और ईरान, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक पहुंचते हैं। यहाँ वे हल्की फुहार वाली बारिश करते हैं। सर्दियों में फसल को बढ़ने के लिए हल्की नमी की जरूरत होती है। तेज बारिश तो फसल बर्बाद कर देगी। हाँ, इसीलिए माउट की ये धीमी बारिश सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स या अमृत कहा जाता है। ये वाकई अद्भुत है। बारिश की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 7। वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। इसे 5 प्रकारों में बांटा गया है। हाँ, 0 से 20 सेमी बारिश वाला शुष्क क्षेत्र जहाँ कंटीली वनस्पतियां हैं, 20 से 40 सेमी वाला अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसे स्टेपी कहा गया है, 45 से 60 सेमी वाला उप आर्द्र क्षेत्र जहां पतझड़ वाले वन है, 60 से 80 सेमी वाला आर्द्र क्षेत्र, और अंत में 80 से 120 सेमी वाला अति आर्द्र क्षेत्र जहां सवाना जंगल मिलते हैं। अगर इस विभाजन को गहराई से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि बारिश और वनस्पति का रिश्ता कितना अटूट है। बारिश की मात्रा ही तय करती है कि जमीन कैसी चादर ओढ़ेगी। सही बात है, लेकिन जब हम इस सामान्य वर्गीकरण से हटकर वैज्ञानिक वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं ना, तो अक्सर पसीने छूटने लगते हैं। अब अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 8 और 9, कोपेन का वर्गीकरण। हाँ, कोपेन ने वनस्पति को आधार माना। उन्होंने कुछ बहुत ही जटिल प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, A, B, C, W, S। उन्होंने राजस्थान को 4 हिस्सों में बांटा है, AW, CWG, BS, HW और BW, HW। ईमानदारी से कहूं तो ये किसी वाईफाई के पासवर्ड जैसे लगते हैं। बिल्कुल, पहली नज़र में ये अल्फाबेट सूप जैसा ही लगता है, लेकिन कोपेन बहुत ही व्यावहारिक इंसान थे। उन्होंने सोचा कि किसी भी जगह के जलवायु को मापने के लिए वहां उगने वाले पेड़ों से अच्छा कोई थर्मोमीटर हो ही नहीं सकता। क्योंकि पेड़ झूठ नहीं बोलते। अगर कहीं कैक्टस उग रहा है तो मतलब वहां सूखा है। एग्जैक्टली। इसे डिकोड करना बहुत आसान है। कोपेन के सिस्टम में कैपिटल A का मतलब हमेशा अत्यधिक आर्द्र या वेट होता है, कैपिटल B का मतलब हमेशा शुष्क या ड्राई होता है, W का मतलब डेजर्ट और S का मतलब स्टेपी है। तो जब हम BWHW देखते हैं तो B और W चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये एक अत्यंत सूखा इलाका है, यानी पश्चिमी राजस्थान। और AW का A बता रहा है कि ये बहुत नमी वाला इलाका है, यानी दक्षिणी राजस्थान। ये लॉजिक तो काम कर रहा है। अब अगली स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड 10 और 11, थानवेट का वर्गीकरण। नोट्स बताते हैं कि थानवेट ने वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान को आधार बनाया। जी, लेकिन यहां मेरा सवाल यह है कि अगर कोपेन का वनस्पति वाला फॉर्मूला काम कर रहा था तो थानवेट को वाष्पीकरण मापने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर बारिश हो गई तो बात खत्म। ये बहुत ही उम्दा सवाल है। मान लीजिए कि 2 अलग-अलग जगहों पर 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। एक जगह बहुत ठंडी है और दूसरी जगह भयंकर गर्म है। अच्छा, जो जगह गर्म है वहां 50 में से 40 सेंटीमीटर पानी तो अगले ही दिन भाप बनकर उड़ जाएगा। तो वहां की जमीन के लिए असल में कितनी नमी बची? सिर्फ 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल, इसे प्रभावी नमी या इफेक्टिव मॉइस्चर कहते हैं। थानवेट ने इसी को पकड़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि पानी बरसा कितना, ये देखना ज्यादा जरूरी है कि उसमें से बचा कितना। ओह, ये तो बहुत ही गहरी वैज्ञानिक सोच है। अब अगली स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 12, ट्रीवार्था का वर्गीकरण। इन्होंने वर्षा की मात्रा को आधार बनाया है। हाँ, लेकिन जब इन तीनों कोपेन, थानवेट और ट्रीवार्था के वर्गीकरण को एक साथ रखा जाता है तो दिमाग चकरा जाना स्वाभाविक है। क्या इस भूल भुलैया से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और यहीं पर एक शानदार एग्जाम हैक काम आता है। अगर इन तीनों को एक साथ रखकर तुलना की जाए तो एक मास्टर पैटर्न उभर कर आता है। कैसा पैटर्न? देखिए, चाहे आधार वनस्पति हो, वाष्पीकरण हो या सिर्फ बारिश हो, तीनों ही वैज्ञानिकों ने पश्चिमी राजस्थान को हमेशा B या E अक्षर से दर्शाया है, जो अत्यधिक शुष्कता का प्रतीक है। अच्छा। और इसके विपरीत तीनों ने दक्षिणी राजस्थान को हमेशा A या C की श्रेणी में रखा है, जो उच्च आर्द्रता का संकेत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा कोड आ जाए जिसमें B या E है तो बिना ज्यादा सोचे उसे पश्चिमी या शुष्क इलाके से जोड़ देना चाहिए। एकदम सही। ये तुलनात्मक समझ रटने की पूरी जरूरत को ही खत्म कर देती है। क्या बात है। अब अंतिम स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड 13,
प्रमुख समवर्षा एवं समदाब रेखाएं। आइसोहाइट्स और आइसोबार्स। समवर्षा रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान बारिश वाले स्थानों को जोड़ती हैं। यहाँ 3 प्रमुख रेखाओं का महत्व बताया गया है। 25 सेमी की रेखा जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को बांटती है। 40 सेमी की रेखा जो पूरे राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। और सबसे महत्वपूर्ण 50 सेमी की रेखा जो ठीक अरावली पर्वतमाला के ऊपर से गुजरती है। ये पूर्वी हरे भरे मैदानों को पश्चिमी रेतीले मरुस्थल से पूरी तरह अलग करती है। इसके साथ ही जनवरी और जुलाई की समदाब रेखाओं का भी जिक्र है। जनवरी में वायुदाब ज्यादा होता है क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है और जुलाई में गर्मी के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। बिल्कुल। और समदाब रेखाएं हमें हवाओं के चलने की दिशा बताती हैं, क्योंकि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर भागती है। लेकिन जब मैं इस 50 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा को देखता हूं ना, तो एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। कैसा विचार? हम अक्सर राज्य की सीमाओं की बात करते हैं जो इंसानों ने खींची हैं, लेकिन ये 50 सेंटीमीटर बारिश वाली रेखा किसी इंसान के पेन से नहीं खींची गई है। बिल्कुल। ये प्रकृति द्वारा खींची गई एक अमिट सीमा रेखा है। बिल्कुल। ये रेखा एकदम स्पष्ट रूप से ये तय कर रही है कि इसके पश्चिम में जीवन का संघर्ष कैसा होगा, वहां के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, और इसके पूर्व में जीवन कितना अलग होगा। ये भूगोल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भूगोल सिर्फ जमीन का अध्ययन नहीं है, ये मानव सभ्यता की नियति का अध्ययन है। तो अगर हम आज की इस पूरी क्लास को, इस गहन चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, तो हमने देखा कि राजस्थान की इस अनूठी जलवायु के पीछे मुख्य रूप से 3 सुपर हीरो काम कर रहे हैं। पहला, अरावली पर्वतमाला की वो समानांतर स्थिति जो हवाओं को खिसक जाने देती है। दूसरा, रेत का वो थर्मोडायनामिक स्वभाव जो दिन को भट्टी और रात को बर्फ बना देता है। और तीसरा, हजारों किलोमीटर दूर से उठने वाला वो पश्चिमी विक्षोभ जो मावट की सुनहरी बूंदों के रूप में यहाँ जान फूंक देता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को विराम देने से पहले हम स्टूडेंट्स के लिए एक विचार सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है। जी। अगर तापमान में इसी तरह वृद्धि होती रही और प्रकृति की खींची गई ये 40 या 50 सेंटीमीटर वाली रेखाएं अपने वर्तमान स्थान से खिसक कर कुछ किलोमीटर पूर्व की तरफ चली गईं, तो क्या होगा? यह एक बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाली संभावना है। इससे मरुस्थल का विस्तार होगा, राजस्थान का पूरा कृषि मानचित्र और अंततः वहां रहने वाले करोड़ों लोगों का जीवन कितनी गहराई से बदल जाएगा। ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये एक अस्तित्वगत संकट है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। तो प्रकृति के इस गणित को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को बचाने के लिए भी जरूरी है। इसी के साथ आज की ये डीप डाइव क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। सीखते रहिए और हर तथ्य के पीछे का क्यों तलाशते रहिए।